Good evening, everyone. Welcome to Arpita Sharma classes. Welcome to Unacademy Plus. So I welcome you all to this class on preamble. आज की class जो है preamble पर है, ठीक है? Preamble of the Constitution. So this is a very important class from prelims perspective. Prelims के perspective से ये काफी important class है आज की class जो हम cover करने जा रहे हैं. Right? Now let's start the class. Class शुरू करते हैं. But before that, there's a small announcement for all of you. As you all know, आप सभी को पता है वो announcement क्या है. जल्दी से बता दीजिए. खुद ही बता दो क्या announcement है. Announcement is that you need to subscribe to Unacademy Plus. If you want to subscribe, you can use code Sharma20 to get 10% discount. ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं अनअकैडमी प्लस पर तो आप कोड यूज कर सकते हैं शर्मा20 जिससे कि आपको इजीली 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. ठीक है, सो हियर दिस इज द कोड. इस कोड को यूज करना है कैपिटल S देन शर्मा20. ये कोड है जिसको यूज करके इजीली आपको 10% डिस्काउंट आपके सब्सक्रिप्शन पर मिल जाएगा. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास. देन क्लास शुरू करते हैं. टुडेज क्लास इज ऑन प्रीएम्बल. आज की क्लास जो है वो प्रीएम्बल पर है. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज की. राइट, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल की बात करते हैं, यू कैन ड्रॉ दिस माइंड मैप. ये माइंड मैप आप बना सकते हो. द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज प्रीएम्बल. प्रीएम्बल होता क्या है? सो इन लेमैन्स टर्म, अगर हम एक लेमैन के टर्मिनोलॉजी में बात करें तो प्रीएम्बल क्या होता है? इंट्रोडक्शन होता है. इट्स एन इंट्रोडक्शन. जब आप बुक खोलते हो समरी नहीं था, इट्स नॉट अ समरी, इट्स एन इंट्रोडक्शन. व्हेन यू ओपन अप अ बुक, द फर्स्ट फ्यू पेजेस, राइट, जो आप फर्स्ट फ्यू पेजेस देखते हो, यू सी द इंडेक्स, एक्नॉलेजमेंट, राइट. सो द प्रीफेस ऑफ द बुक, दैट इज प्रीएम्बल, दैट इज सिमिलर टू प्रीएम्बल. बुक खोलने से पहले जो प्रीफेस होता है ना, आप क्या देखने वाले हो, उसे प्रीएम्बल बोलते हैं. नाउ समरी एंड प्रीफेस आर टू डिफरेंट वर्ड्स. ठीक है, समरी और प्रीफेस दो डिफरेंट वर्ड्स है. नवनीत, नो, इट्स नॉट अ समरी. समरी नहीं है ये, बेसिकली एक ट्रेलर है. ट्रेलर समरी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें ट्रेलर समरी नहीं कहलाया जाता, क्योंकि समरी जो होती है वो डिटेल्ड होती है, आपको पता होता है ये होना है, एंड में ये होगा. ट्रेलर में नहीं पता चलता. ठीक है, तो व्हाट यू आर अबाउट टू सी, व्हाट यू आर अबाउट टू नो, दैट इज प्रीफेस. आप क्या देखने वाले हो, क्या आपको पता चलने वाला है, वो प्रीफेस होता है. सो इट्स एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन है. ठीक है, एंड ऑल्सो इट इज ऑल्सो नोन एज द एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो एसेंस है वो प्रीएम्बल है. राइट, सो व्हेन वी टॉक अबाउट प्रीएम्बल, इट इज लाइक एन आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे आप स्कूल जाते थे, you used to carry an identity card, right, when you used to go to a school. जब आप कॉलेज जाते हो आपको एक कार्ड मिलता है, राइट, कॉलेज में भी आपका आइडेंटिटी कार्ड होता है. ठीक है, सो दिस इज लाइक एन आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दिस वाज सेड बाय N.A. पालकीवाला, हु वाज अ वेरी एमिनेंट ज्यूरिस्ट. बहुत ही एमिनेंट ज्यूरिस्ट रहे हैं, right, N.A. पालकीवाला. So he also said that preamble is the identity card of the constitution. You have to remember this for prelims. ये point आपको prelims के लिए याद रखना है. They can give you the statement preamble is the identity card of the constitution. This statement was passed by, they will give you 4 names. आपको 4 नाम दे देंगे, right? तो उसमें से N.A. पालकीवाला जो है वो correct answer होगा. ठीक है, he is eminent jurist. Also N.A. पालकीवाला, he is also a constitutional expert. ये jurist भी रहे हैं, constitutional expert भी रहे हैं. इन्होंने ही कहा था कि preamble एक तरीके का constitution का identity card है. And this preamble ना, it is based on the objectives resolution. You all must remember that this objective resolution was drafted by, किसने ड्राफ्ट किया था ये? by जवाहरलाल नेहरू जी. ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था. ठीक है, इसको ड्राफ्ट किया था, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको एक्सेप्ट भी किया था. तो इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में के ऊपर बेस्ड है ये प्रीएम्बल. ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई. नाउ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीएम्बल, इट स्टार्टेड बिकॉज ऑफ अमेरिका. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रीएम्बल. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो थी ना, पहली कॉन्स्टिट्यूशन थी जिसने प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट निकाला था. एंड सो अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया फॉलोड दिस सेम प्रोसीजर. इंडिया ने भी इसी को फॉलो किया. ठीक है, so this was started by, actually by America. Clear? Now this preamble was amended by 42nd Constitutional Amendment Act
in 1976. Again important point for prelims. ये पॉइंट आपका प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट दिस प्रीएम्बल वाज अमेंडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1976. रिमेंबर द ईयर आल्सो. ठीक है, क्लियर. एंड इन दिस अमेंडमेंट व्हाट वर द चेंजेस व्हिच वर मेड? कौन कौन से चेंजेस किए गए इस अमेंडमेंट में? 3 न्यू वर्ड्स वर एडेड टू द प्रीएम्बल. प्रीएम्बल में 3 नए शब्द ऐड किए गए. फर्स्ट वर्ड वाज सोशलिस्ट, सेकंड वर्ड वाज सेक्युलर, थर्ड वर्ड वाज इंटेग्रिटी. रिमेंबर दिस पॉइंट फॉर प्रीलिम्स एज वेल. इस पॉइंट को भी आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखना है. सो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, प्रीएम्बल, 3 वर्ड्स वर एडेड, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी. ठीक है, आप इसको सिस के तौर पे याद रख सकते हो. ठीक है, सिस मीन्स सोशलिस्ट, इंटेग्रिटी एंड सेक्युलर. दीज वर द 3 वर्ड्स व्हिच वर एडेड. ओके, क्लियर. नाउ सो व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रीएम्बल, पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, what is a preamble? First question that should come to your head is what is a preamble? ये preamble आखिर होता क्या है? ठीक है. Now when we talk about preamble, so far we have studied that it is an introductory document. ये है क्या? ये एक introductory document है. ठीक है, it's a introductory document or it is a introductory, you can say, statement. Okay, introductory statement means that it explains the documents philosophy and objectives. Here documents means, इधर documents का मतलब क्या है? डॉक्यूमेंट का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन की क्या फिलॉसफी है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, उसको डिफाइन करता है आपका प्रीएम्बल. प्रीएम्बल्स फिलॉसफी, प्रीएम्बल्स ऑब्जेक्टिव्स आर डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस फिलॉसफी एंड ऑब्जेक्टिव्स आर एक्सप्लेन्ड बाय द प्रीएम्बल. ओके, इतनी बात क्लियर हो गई सबको. Now when we talk about the preamble, अभी हम जब preamble की बात कर लेते हैं, right? In a constitution it presents the intention of its framers. Basically preamble जो है हमारे constitution के जो framers हैं, write it down. Constitution framers उनके intention को डिपिक्ट करता है, उनके इंटेंशन को एक्सपोज करता है. द इंटेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स आर प्रेजेंटेड बाय वे ऑफ प्रीएम्बल. Right? What was the history behind creating the constitution? What were the principles of the nation? What are the core values? हमारे nation की core values क्या हैं? ठीक है? What are the core values of our nation? What are the principles of our nation? Constitution framers की intention को दिखाता है और core values, nation की core values, nation के principles को, right? हमारे nation की history को ये दर्शाता है preamble. ठीक है? प्रीएम्बल हमारे नेशन के कोर वैल्यूज, हिस्ट्री एंड प्रिंसिपल को एक्सप्रेस करता है. इट इज एक्सप्रेसिंग आवर नेशंस कोर वैल्यूज, प्रिंसिपल्स एंड हिस्ट्री. ओके, सो बेसिकली व्हेन यू विल स्टडी प्रीएम्बल और व्हेन एनीबडी स्टडीज प्रीएम्बल, चाहे आप इंडिया का प्रीएम्बल पढ़ रहे हो चाहे अमेरिका का पढ़ रहे हो, राइट? इफ यू आर स्टडिंग अ प्रीएम्बल, राइट, सो बेसिकली राइट इट डाउन. दिस प्रीएम्बल बेसिकली gives ideas of the following things or objects. First is the source of the constitution. Constitution का source क्या है? Constitution में जो जो बातें हैं वो कहाँ से ली गई हैं, right? The thing, the objectives, the aims, the regulations, the points which are written, mentioned in the constitution are taken from which point, which source? The source of the constitution. Second, it reflects the nature of Indian state. हमारे भारत का, हमारे nation का nature क्या है ये रिफ्लेक्ट करता है. द वर्ड्स लाइक सेक्युलर, इट रिफ्लेक्ट्स द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट. ये जो शब्द है ना, सेक्युलर, सोशलिस्ट, दीज वर्ड्स दे रिफ्लेक्ट द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट. सेकेंड, इट ऑल्सो टेल्स यू अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स. हमारे नेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एम्स क्या है, गोल्स क्या हैं. एंड द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इट टेल्स यू अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डेट ऑफ इट्स एडॉप्शन. ठीक है, हमने किस दिन पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, ये भी रिफ्लेक्ट करता है आपका प्रीएम्बल. सो इफ यू आर स्टडिंग अ प्रीएम्बल, यू विल हैव एन आइडिया अबाउट सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, स्टेटमेंट ऑफ आवर ऑब्जेक्टिव्स, आवर गोल्स, आवर एम्बिशंस एंड डेट ऑफ द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इतनी बात सबको समझ आ गई? इफ this much is clear, please let me know. Okay, now when it comes to preamble, the text of the preamble, we the people of India, you do not have to remember that.
ठीक है, जो पूरा टेक्स्ट है ना प्रीएम्बल का, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया एटसेट्रा एटसेट्रा, यू डू नॉट हैव टू मेमोराइज और क्रैम दैट वर्ड बाय वर्ड द टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल. वो नहीं रट्टा लगाना, वो किसी भी एग्जाम में रट्टा नहीं लगाना होता. दैट इज कॉमन सेंस. वो तो कॉमन सेंस है कि आपको वो वर्ड बाय वर्ड याद नहीं करना. यू हैव टू रिमेम्बर, यू हैव टू एनालाइज द प्रीएम्बल, ईच एंड एवरी वर्ड इन द प्रीएम्बल फॉर प्रीलिम्स. फॉर एग्जाम्पल सोशलिस्ट वर्ड, सोवरेन वर्ड, फॉर एग्जाम्पल सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, फ्रेटर्निटी. ये जो वर्ड हमारे प्रीएम्बल में लिखे गए ना, इनका मतलब समझना है प्रीलिम्स के लिए. अब समझ आ रही है बात या नहीं? ठीक है, समझ आ गई सबको बात? तो आपको एग्जाम पर्पस के लिए एज इट इज प्रीएम्बल को रटना नहीं है. ठीक है, क्लियर? So this is you can say the introduction of what is preamble. Now first let us understand the history of preamble, then we'll understand each and every word in the preamble. ठीक है, पहले हम हिस्ट्री समझ लेते हैं कि प्रीएम्बल की हिस्ट्री क्या है, उसके बाद फिर हम एक एक वर्ड को एनालाइज करेंगे. ठीक है, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, the ideals behind the preamble, that means the terms which are used in the preamble, right, they were laid down. ये जो ideals है ना कि किस basis पे preamble लिखा गया, how this preamble was created, what were the ideals which were kept in mind while writing or framing the preamble, right? This idea, write it down, it was laid down by, this is important for prelims, it was laid down by Jawaharlal Nehru's objective resolution. जवाहरलाल नेहरू जी ने कुछ 10 या 14 पॉइंट्स लिखे थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, बाद में उसको खुद ने भी अमेंड किया था. वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के पॉइंट्स का सहारा लेकर प्रीएम्बल को बनाया गया है. सो द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स क्रिएटेड द प्रीएम्बल, दे रोट डाउन द प्रीएम्बल बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पुट फॉरवर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू जी. ठीक है, and this preamble, the ideals were laid down by Jawaharlal Nehru's objective resolution and they were adopted by the constituent assembly. Write it down. इस ideal को adopt किया गया, इस preamble को adopt किया गया by the constituent assembly on which date? Jan 22, 1947. Remember this date. ये याद रखना date और year. ठीक है, इतनी बात सबको समझ आ गई? ठीक है, so it was adopted by the constituent assembly in the year 1947, 22nd Jan. Now it is not enforceable in court. ठीक है, प्रीएम्बल का एक और पॉइंट है जो प्रीलिम्स में रिपीटेडली पूछा गया है. ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर प्रीलिम इज टू रिमेंबर दैट प्रीएम्बल इज, राइट इट डाउन, प्रीएम्बल इज नॉट इन्फोर्सेबल. It is not enforceable in court. That means जब आप किसी भी तरीके की कोई केस लड़ रहे हो या कुछ कर रहे हो, उसमें प्रीएम्बल को कोर्ट में नहीं लेकर जाया जाएगा. इट इज नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट. ठीक है, क्लियर? इतनी बात सबको समझ आ? इन्फोर्सेबल इन कोर्ट, ये कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है, ये याद रखना है. ठीक है, द प्रीएम्बल स्टेट्स, राइट इट डाउन, ये जो प्रीएम्बल है, ठीक है, द प्रीएम्बल इट स्टेट्स the objectives, it states the objectives of the constitution. संविधान के जो ऑब्जेक्टिव है, उसको एम्स है, उसको ये लिस्ट डाउन करता है. and it acts as, this is these statements that I am writing na, they have been taken from previous year question paper. prelims के जो previous year question paper ना, statement wise question आते हैं, which statement is correct in context with the preamble, right? So those statements I am explaining. तो इसको लिख लेना आज, अगर आपने previous year question paper नहीं touch किए आज तक. ठीक है, so it states the objectives of constitution and it acts as an aid or help during the interpretation of articles when the language of the articles is found ambiguous. जब आर्टिकल्स की कोई लैंग्वेज, जितने भी आर्टिकल्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आती, थोड़ा क्लैरिटी नहीं मिल पाती जजेस को, तो वो प्रीएम्बल का हेल्प लेते हैं. इसमें जो टर्म्स है उसके एनालिसिस करते हैं, उसका हेल्प लेते हैं आर्टिकल को इंटरप्रेट करने के लिए. ठीक है, however it is not enforceable in court but it acts as an aid when the judges, they cannot interpret the articles because of the tough language, they use the preamble to interpret the articles. preamble की मदद से आर्टिकल्स के मीनिंग को इंटरप्रेट किया जाता है. ठीक है,
बट इट इज नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट। इसके बेसिस पे कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा, कोई जजमेंट पास नहीं की जाएगी, बट इसकी हेल्प ली जाएगी आर्टिकल को समझने के लिए। ठीक है, क्लियर? इतनी बात समझ आ गई सबको? ओके, नाउ व्हाट इज द डेट व्हेन व्हिच इज मेंशन्ड? देखो वैसे तो Jan 22 1947 preamble was adopted, but the date which is mentioned in the preamble, the date of adoption of preamble which is mentioned in the preamble is November 26 1949। ठीक है, तो बेसिकली हम देखें तो जो आप बोल सकते हो फिलोसफिकल लेवल पर इसको अडॉप्ट कब किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने? Jan 22। दैट मीन्स ऑन अ फिलोसफिकल लेवल orally Jan 22 1947 was the date when preamble was verbally adopted, that yes we are accepting it. Then small changes were made and finally officially it was adopted on November 26 1949। ठीक है, फाइनली थोड़े बहुत चेंजेस करने के बाद नवंबर 26 1949 में इसको फाइनल अडॉप्शन दे दिया गया। सो द डेट विच इज मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल इज द नवंबर 26 1949। इज दिस क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई? सो प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स एन इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, सो दिस मच इज क्लियर। नाउ देयर आर की वर्ड्स इन द प्रीएम्बल दैट वी नीड टू स्टडी। कुछ की वर्ड्स हैं प्रीएम्बल में जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, नाउ व्हाट आर दी कीवर्ड्स? अब कीवर्ड्स से शुरू कर देते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्लास। ये क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब हम कीवर्ड्स की बात करते हैं ना, राइट, व्हेन वी टॉक अबाउट द कीवर्ड्स, देयर आर सर्टेन वर्ड्स लाइक सोवरेन। पहला वर्ड आ जाता है आपका सोवरेन। ठीक है, देन द नेक्स्ट वर्ड इज सोशलिस्ट। नेक्स्ट वर्ड आपका आता है सोशलिस्ट। द थर्ड वर्ड इज सेक्युलर। थर्ड वर्ड है आपका सेक्युलर। ओके, देन द फोर्थ वर्ड इज डेमोक्रेटिक। फोर्थ वर्ड है आपका डेमोक्रेटिक। देन यू हैव रिपब्लिक। फिर आपका नेक्स्ट वर्ड आता है रिपब्लिक। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्ड है आपका लिबर्टी। दिस इज अगेन द नेक्स्ट वर्ड लिबर्टी। ओके, देन यू हैव इक्वालिटी। फिर आपका वर्ड आता है इक्वालिटी। एंड देन यू हैव फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी के ऊपर तो क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। एंड सिंस 2017 आई गेस फ्रेटर्निटी। ओके, फिर आपका 2017 से ना लगातार कॉन्टिन्यूसली सिंस 2017 दे आर आस्किंग क्वेश्चंस ऑन लिबर्टी, दे आर आस्किंग क्वेश्चंस ऑन फ्रेटर्निटी, they are asking questions on equality, they are asking questions on secularism and they are asking questions on democratic word। ठीक है, एंड आपका लास्ट वर्ड आ जाता है जस्टिस। ठीक है, लास्ट वर्ड आपका क्या आता है? जस्टिस। ठीक है, इतनी बात अगर क्लियर हो गई हो तो मुझे जल्दी से बताओ। इफ दिस मच इज क्लियर प्लीज लेट मी नो। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई सबको? ओके, सो कीवर्ड्स जो है ना, मेजर वर्ड जो है, जस्टिस तो बाद में आता है, जो मेजर वर्ड है ना वो क्या क्या है इसमें? मेजर वर्ड्स आर दीज 6। ये जो 6 है ना ये की टर्म्स हैं। देयर आर 6 की टर्म्स, ये याद रखना इस बात को। ठीक है, देयर आर 6 की टर्म्स एंड क्वेश्चंस फ्रॉम फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, सेक्युलर। सेक्युलर को तो पकड़ लिया, ये हॉट टॉपिक बन गया है अब। तो अब आप ये एक्सपेक्ट करना कि आने वाले समय में सेक्युलर वर्ड के ऊपर बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ CAA, बिकॉज ऑफ NRC, ठीक है, बिकॉज ऑफ NPR। ये जो इश्यूज चले ना, JNK इशू, ऑल दीज इश्यूज विच वर गोइंग ऑन, बिकॉज ऑफ दैट सेक्युलर वर्ड इज नाउ अ हॉट टॉपिक। अब ये एक हॉट टॉपिक हो गया, इसके ऊपर तो क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करो ही करो, इसमें तो क्वेश्चंस आने ही हैं। एंड UPSC has started asking questions on the word secular from 2019 itself। 2019 से ट्रिकी क्वेश्चंस बनाने शुरू कर दिए हैं। तो इसको तो आपको अनबायस्ड अप्रोच से पढ़ना है। अनबायस्ड मीन्स प्लीज इन मेंस डू नॉट टेक साइड्स। मेंस में किसी का साइड लेने की जरूरत नहीं है। इन मेंस यू हैव टू बी अनबायस्ड बिकॉज इन मेंस यू आर राइटिंग एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। मेंस में आप आंसर एक सिटीजन होने के नाते नहीं, पहले एक एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते लिखते हो। एंड बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर यू आर ऑलवेज न्यूट्रल। एक एडमिनिस्ट्रेटर हमेशा न्यूट्रल होता है, यानी कि वो पक्षपात नहीं करता, वो गवर्नमेंट की तरफ भी नहीं झुकता, वो पूरी तरीके से सिटीजन्स की तरफ भी नहीं झुकता, वो वही करता है जो सही है। सो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यू हैव टू remove all the prejudice, you have to be neutral and you have to do what is correct, you have to write what is correct, morally, ethically, principally, philosophically, what is correct, you have to write that। ठीक है, तो आपकी थिंकिंग वैसी होनी चाहिए। नहीं मेंस में आप बना लो वैसा, इंटरव्यू में दिख जाएगा।
जो असली थिंकिंग होगी वो इंटरव्यू में दिख जाएगी। तो आपको अपने माइंड को ना रीट्रेन करना है, रीवायर करना है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स। अब हम समझते हैं इन टर्म्स का मीनिंग क्या है। ओके, सो फर्स्ट थिंग इन द प्रीएम्बल इट सेज वी द पीपल ऑफ इंडिया। पहली चीज प्रीएम्बल में बोली जाती है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है? अब आपने तो रट लिया, यू हैव क्रैम्ड इट, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व दिस दिस दिस, बट यू डू नॉट हैव टू क्रैम इट। ये आपको रटना नहीं है। इसका मीनिंग पूछेंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है। तो ये क्या मीनिंग है, वी द पीपल ऑफ इंडिया का क्या मतलब हुआ? सो हियर वी द पीपल ऑफ इंडिया, इट इंडिकेट्स, ये क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स अल्टीमेट, राइट इट डाउन, अल्टीमेट sovereignty, ultimate sovereignty of people of India, ठीक है। And it also signifies unity, ये क्या signify करता है? Unity signify करता है, ठीक है। Now what is sovereignty? Sovereignty का मतलब क्या होता है? Sovereignty means independent authority। इसका मतलब सिर्फ अथॉरिटी नहीं होता। Many students they will say sovereignty means authority. No, it does not mean only authority. It means, write it down, independent authority. यानी कि आप pressurized नहीं हो, you are not pressurized, you are not forced to do something, you are not forced to live here. You have independent authority, right? So sovereignty means, it means independent authority of the state, ठीक है। Not being subject to control of any other state or external power. आपके ऊपर कोई और स्टेट फोर्स नहीं कर रहा, कोई और टेरिटरी आपको दबा नहीं रही, आप इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। सो इट सिग्निफाइज यूनिटी ऑल्सो, इट सिग्निफाइज इंडिपेंडेंस ऑफ अथॉरिटी ऑफ द स्टेट ऑल्सो। दो चीजें इससे निकल कर आती हैं। इन इंटरव्यू दे कैन आस्क यू, वी द पीपल ऑफ इंडिया, व्हाट डू यू मीन बाय दिस लाइन? आपका मतलब क्या है? हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस लाइन? आप कैसे इंटरप्रेट करोगे? So you will say that we the people of India signifies unity because we are declaring as the people of India, हम we word use कर रहे हैं ना, I word use नहीं कर रहे। This shows unity. Second thing, it also indicates the final ultimate sovereignty of people of India. That means we are not anymore pressurized by anybody. किसी के द्वारा हम pressurized नहीं है, ठीक है। Now coming on to the next word. अब हम first word से शुरू करते हैं, that is sovereign, ठीक है। जब हम सोवरेन की बात करते हैं, when we talk about this word called sovereign, ठीक है, जब हम सोवरेन वर्ड की बात कर रहे हैं, it implies, इसका मतलब क्या होता है? It implies that India is neither a dependency, ना तो ये डिपेंडेंसी है हमारा भारत, नॉर इट इज अ डोमिनियन, ऐसा भी नहीं है कि कोई हमारे ऊपर बैठा है हम उससे पूछ के रूल्स बनाएंगे। डोमिनियन मीन्स व्हेन वी कैन मेक आवर ओन रूल्स बट वी हैव टू गेट दोज रूल्स परमिटेड बाय सम हायर अथॉरिटी। हम रूल्स तो अपने बना लेते हैं बट कोई और भी हमारे ऊपर बैठा है जिससे हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, दैट इज अ डोमिनियन। सो इंडिया इज नीदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन। हम किसी भी नेशन के ना अधीन हैं, ना हम उनके परमिशन से कोई रूल बना रहे हैं, बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट। हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट हैं, दैट मीन्स वी आर नॉट अंडर एनी अदर नेशन, एनी अदर एक्सटर्नल पावर। देयर इज नो अथॉरिटी अबव अस, हमारे ऊपर, हमारे भारत के ऊपर और किसी की अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। वी आर इंडिपेंडेंट स्टेट, क्लियर। एंड इट ऑल्सो मीन्स, इसका मतलब ये भी होता है दैट इंडिया इज फ्री टू कंडक्ट, India is free to conduct its own affairs, ठीक है, whether it is internal or whether it is external। चाहे वो अंदर हम कुछ अफेयर्स कुछ कर रहे हैं, राइट, कोई मैनेजमेंट कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जैसे भी कर रहे हैं, चाहे हम एक्सटर्नल अफेयर्स में इन्वॉल्व हैं, बट हमें कोई भी इंटरफेयर हमारे साथ नहीं करेगा। वी आर फ्री टू कंडक्ट आवर ओन वर्क, आवर ओन ड्यूटीज, आवर ओन अफेयर्स, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सोवरेन। ये मीनिंग हो गया सोवरेन का, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, right? So sovereign, the term means that India has its own independent authority and it is not a dominion of any other external power, right? Now USA is trying to force us, right? Indirectly USA wants us not to transact with Russia. अभी इस वक्त क्या हो रहा है, यूएसए कोशिश कर रहा है कि हम रशिया के साथ किसी तरीके का ट्रांजैक्शन ना करें, बट आर वी नॉट इंडल्जिंग इन ट्रांजैक्शंस विद रशिया? क्या हम रशिया से दूर जा रहे हैं? नो,
वी आर साइनिंग डील्स विद रशिया फॉर द वैक्सीन फॉर कोविड-19. कोविड-19 के लिए हमने ऑलरेडी डील साइन कर ली है रशिया के साथ, राइट? सो वी आर नॉट ब्रेकिंग आवर टाइज विद रशिया, वी आर नॉट ब्रेकिंग आवर टाइज विद ईरान और इराक, राइट? यूएसए इन्फ्लुएंस तो सभी को कर रहा है, इंडिया को अकेले नहीं कर रहा. यूएसए इज नॉट ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस ओनली इंडिया, it is trying to influence everybody, but we are not getting influenced by USA. why? Because we are a sovereign state यार, हम तो sovereign है, ठीक है? तो हम क्यों होने लगे किसी से इन्फ्लुएंस, ठीक है? हमारे तो प्रियम्बल में इतना बड़ा बड़ा लिखा है सोवरेन, राइट? सो वी आर नॉट गोइंग टू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीबॉडी बिकॉज वी आर फ्री टू कंडक्ट आवर अफेयर्स वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है? ये वर्ड सबको समझ आ गया. अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इन द सोवरेन वर्ड इज, इसी सोवरेन वर्ड में एक और पॉइंट है, राइट? राइट इट डाउन. इंडिया कैन आइदर, बीइंग अ सोवरेन स्टेट, इंडिया can, write it down, either acquire a foreign territory or cede a part of its own territory, ठीक है? हम चाहें तो किसी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर भी कर सकते हैं और वी कैन सीड अ पार्ट ऑफ इट्स ओन टेरिटरी. दैट मीन्स हम अपनी किसी टेरिटरी को शॉर्ट भी कर सकते हैं, कुछ पार्ट हिस्सा निकाल भी सकते हैं, ठीक है? इन फेवर ऑफ एनी फॉरेन स्टेट, किसी फॉरेन स्टेट को अपनी टेरिटरी का कुछ हिस्सा दे भी सकते हैं या फिर हम अपनी टेरिटरी किसी और फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर भी कर सकते हैं. वी हैव दैट पावर, हमारे पास वो पावर है, ठीक है? इतनी बात क्लियर हो गई. दैट इज ऑल्सो द मीनिंग ऑफ सोवरेन. दीज डिफरेंट मीनिंग्स दे कैन ट्रिक यू इन प्रीलिम्स. ये आपको ना ट्रिक कर सकते हैं, इसलिए आपको एक एक मीनिंग को समझना है. दैट इज व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन एनालाइजिंग इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग. इसलिए मैं कह रही हूँ एनालाइज करना है, क्रैम नहीं करना, ठीक है? समझ आ गई बात? क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज सोशलिस्ट. अब जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आता है वो हो जाता है सोशलिस्ट. Now, when we talk about socialist, basically it is in terms of achievement. Okay, so write it down. The term means, इसका मतलब है, the term means achievement of socialist ends or resources through democratic means. ठीक है? अब यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, मीन्स एंड एंड्स. एंड्स का मतलब जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, मीन्स मतलब चैनल जिसके थ्रू आप अचीव कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल योर एंड इज टू बिकम एन IAS ऑफिसर, मीन्स इज बाय टेकिंग क्लासेस. मीन्स हो गया अनअकैडमी की क्लासेस या फिर सेल्फ स्टडी, और एंड्स हो गया आपका गोल, आपको IAS बनना है, IPS बनना है, IRS या IFS बनना है, वो आपके एंड्स हो गए, ठीक है? तो अचीवमेंट ऑफ सोशलिस्ट एंड्स थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स, आपको अपनी जो भी सोशलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स है उनको अचीव करना है डेमोक्रेसी का सहारा लेकर. You want to take the support of democracy for achieving your socialistic goals. It holds faith, write it down. It holds faith in a mixed economy. इंडिया की इकोनॉमी क्लोज्ड है, ओपन है या मिक्स्ड है? जल्दी से बताओ. इंडिया की इकोनॉमी किस तरीके की है? इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी. इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है? याद रखना, हियर बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स दे ग्रो टुगेदर simultaneously. That is why we have a mixed economy. So it holds faith in a mixed economy where both the private and the public sectors, they coexist side by side. तो अगर अपने कोई भी साइड सोशलिस्टिक नीड्स हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर को या पब्लिक सेक्टर को पूरे करने हैं, वो डेमोक्रेटिक रूट के थ्रू पूरे किए जा सकते हैं जिससे किसी को हार्म भी नहीं होगा. एंड दिस वर्ड सोशलिस्ट, it was added in the preamble by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976. ठीक है? तो इस वर्ड को ऐड किया गया प्रीएम्बल में, सोशलिस्ट वर्ड को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू. ठीक है? इतनी बात क्लियर हो गई. सो यू कैन से दैट इंडियन ब्रांड ऑफ, राइट इट डाउन, दिस क्वेश्चन केम इन प्रीलिम्स, ये स्टेटमेंट प्रीलिम्स में दिया गया था. ठीक है? राइट इट डाउन. द इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म is a democratic socialism. Why? Because we are using democratic roots to fulfill our socialist needs. ठीक है?
हम डेमोक्रेटिक रूट के थ्रू अपने सोशलिस्ट नीड्स को पूरा करते हैं. सो इन प्रीलिम्स दे कैन कंफ्यूज यू बाय सेइंग दैट इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज अ कम्युनिस्टिक सोशलिज्म. दैट इज रॉन्ग. कम्युनिस्टिक नहीं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. ठीक है. सो द करेक्ट वर्ड इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. क्लियर? इतनी बात सबको समझ आ गई? तो हमारा स्टेट सोशलिज्म नहीं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है. ठीक है. सो हियर व्हाट डू यू मीन बाय दिस डेमोक्रेटिक सोशलिज्म? इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म डेमोक्रेटिक सोशलिज्म? इट मीन्स, राइट इट डाउन, इट इन्वॉल्व्स the nationalization of all means of production and distribution and also abolition of private property. प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो सिस्टम है वो अबॉलिश करके प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को नेशनलाइज किया जाएगा. नाउ एवरी ट्रेडर कैन एक्सेस द चैनल्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. ठीक है. इतनी बात सबको समझ आ गई? दिस मच इज क्लियर. सोशलिस्ट वर्ड क्लियर हो गया. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. ये आपको इसका मतलब तो आप सबको पता होगा, सेक्युलर. व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलर? So secular word means all religions in India, they get equal respect. ठीक है. They get equal respect. They get equal protection. ठीक है. They get equal protection and they get equal support. ठीक है. From the state. This is the one and only definition of secular if asked in interview. अगर इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है तो एक एक लाइन बोलकर चुप मत बैठ जाना, या एक ही लाइन को घुमा फिरा के 10 बार एक्सप्लेन मत करना. ठीक है. इसका मतलब होता है, सेक्युलर वर्ड का मतलब इस मतलब में लॉ कहीं नहीं आएगा. इन द आईज ऑफ लॉ, इन द आईज ऑफ दिस एंड दैट. नो, इसको कॉम्प्लेक्स मत करो. डू नॉट कॉम्प्लेक्स दिस वेरी इजी वर्ड. ठीक है. व्हाट यू नीड टू से इज all religions in India, they will get equal respect, equal protection, equal support from the state. That's it. End of the statement. खत्म. घुमाना फिराना नहीं है. You are an administrator. घुमा फिरा के बात नहीं करनी, डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करनी है. अपने ही स्टेटमेंट को कॉम्प्लेक्स नहीं करना, वरना पकड़ लेंगे. इन द आईज ऑफ लॉ, इन द आईज ऑफ दिस एंड दैट नहीं बोलना. इन द आईज ऑफ द नेशन. सीधा एक ब्रॉड टर्म यूज करो. यूज वन ब्रॉड टर्म. इन द आईज ऑफ नेशन. एवरी रिलीजन इन इंडिया, any religion, we don't care what religion it is, कोई भी religion हो, equal respect, equal protection, equal support, भले वो minority का religion ही क्यों ना हो. ठीक है. इतनी बात समझ आ गई? This is the correct definition of secularism which you are going to imbibe in your head also. चाहे ऐसा हो कि एक पूरे एरिया में सिर्फ हिंदूज रह रहे हैं, कुछ 2-3 लोग हैं जो मुस्लिम है, इसका मतलब ये नहीं उनका रिलीजन कम हो गया, आपका बड़ा हो गया. नहीं. ठीक है. तो लॉ के नजरों में नहीं, पूरे नेशन के नजरों में, क्योंकि लॉ में क्या हो जाएगा, राइट? इफ यू से इन द आईज ऑफ लॉ, दैट मीन्स यू आर कन्फाइनिंग द रिस्पेक्ट, यू आर कन्फाइनिंग द प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट, राइट, टू अ सर्टन एरिया. जुडिशियल एरिया में कन्फाइन कर रहे हो और कहीं रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी. नो. इन द आईज ऑफ द स्टेट, इन द आईज ऑफ द इंटायर नेशन, every religion will get equal respect, equal protection, equal support. So you have to frame your mindset as an administrator. अब now this term was also added. ये जो term है ना, ये भी add किया गया था by 42nd Constitutional Amendment Act of 1976. Again, very important point for prelims. ठीक है, ये भी काफी important point है. So here now जब हम बात करते हैं secular state की, ठीक है, when we talk about secularism, इसी के ऊपर क्वेश्चन आया था, बिकॉज इन द नेम ऑफ सेक्युलरिज्म ना देयर हैव बीन मेनी फाइट्स इन इंडिया. अभी रिसेंटली 2019 में देख लो क्या हुआ था. इन 2019 यू मस्ट हैव सीन द लार्ज स्केल chaos which was caused because of JNK issue, राइट. आर्टिकल 370 की वजह से, 35A की वजह से काफी लार्ज स्केल दंगा हुआ था. उस टाइम पर लोग सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन भूल गए थे. एट दैट टाइम पीपल हु वर engaged in the chaos, in this mess, in this violence, they forgot about the definition of secularism given in the preamble, right? तो लोग भ्रमित हो जाते हैं बहुत इजीली, क्योंकि प्रीएम्बल को ना समझते नहीं है. बचपन से सभी को प्रीएम्बल समझाया जाता है, सभी ने प्रीएम्बल पढ़ा है, सभी ने लर्न किया है,
बट मीनिंग को समझना ये सबसे बड़ी गलती है. इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर स्टडिंग देन दैट्स अ वेस्ट. ठीक है, वो वेस्ट है. दे वर मेड टू फॉरगेट. ओके, इफ somebody is trying to misguide us ना, we need to first look into our brain. Are we so weak that we can be misguided by people? Right? क्या हम इतने कमजोर हैं कि कोई हमें आकर किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट कोई बात कहता है और हम मिसगाइड हो जाते हैं इतनी जल्दी? हमारे आइडियल्स का क्या, हमारे प्रिंसिपल्स का क्या, हमारा पढ़े हुए ज्ञान का क्या? सब वेस्ट. एवरीथिंग इज वेस्ट. Right? So it's not their fault, it's our own fault that we are getting misguided by these people. ठीक है, तो हमें कोई भी कुछ भी बोल जाए सब कुछ दिमाग में नहीं लेना, अपनी मेंटालिटी का यूज करना है और फिर चीजें करनी है, और फिर किसी पे ब्लेम नहीं करना, क्योंकि आपका एक्शन आपके हाथों में है, आपकी थिंकिंग आप ही के हाथों में है. ठीक है, क्लियर? इतनी बात समझ आ गई? सेक्युलर वर्ड को, सिंपल से वर्ड को इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया है हमारी कंट्री में, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स. ठीक है, सिंपल वर्ड है भाई, इज्जत दो सभी रिलीजन्स को, प्रोटेक्शन दो सभी रिलीजन को. तेरा रिलीजन बड़ा है, मेरा रिलीजन छोटा है, मेरा रिलीजन छोटा है, तेरा बड़ा है. ये स्टूपिडिटी है. दिस इज स्टूपिडिटी. एवरी रिलीजन टीचेस अस वन थिंग, यूनिटी एंड लव. हर रिलीजन लव की बात करता है. हम क्यों भूल जाते हैं? Why are we getting misguided by news, by this politician, that politician? सिंपल थिंग है, उसको तोड़ मरोड़ के पूरा डिबेट बना देते हैं उसके ऊपर, और फिर 2-2 घंटे डिबेट चल रही है, लड़ रहे हैं टेलीविजन चैनल्स में. दिस इज स्टूपिडिटी. बड़े लोग ये कर रहे हैं. राइट? अगर हम समझ जाते हैं तो फ्यूचर ब्राइट है. इफ यू विल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट ना, देन द फ्यूचर इज ब्राइट. फिर तो फ्यूचर ब्राइट ही है, क्योंकि यू आर द फ्यूचर. आप ही तो फ्यूचर हो, और कौन है फ्यूचर? आप ही लोग हो. आप समझ गए फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है. क्लियर? सो दिस इज सेक्युलरिज्म. ये हो गया आपका सेक्युलरिज्म. ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड. अब बात करते हैं डेमोक्रेटिक की. ठीक है, नाउ दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, डेमोक्रेटिक. ये जो आप सीख रहे हो ना क्लास में, ये आपको इंप्लीमेंट करना है एज एन एडमिनिस्ट्रेशन अपनी लाइफ, एडमिनिस्ट्रेटर अपनी लाइफ में. बिकॉज व्हेन यू विल बी एडमिनिस्ट्रिंग अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट ना, there will be small kids in your district. You will be working for their betterment of their education. आप उनके एजुकेशन के बेटरमेंट के लिए काम कर रहे होगे. यू हैव टू मेक श्योर दैट द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, दे आर स्ट्रॉन्ग माइंडेड, दे हैव स्ट्रॉन्ग विल, दे हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट टर्म्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट वर्ड कम्स डेमोक्रेटिक. सो इसलिए फोकस इन द क्लास विद अ अनबायस्ड माइंड. बिल्कुल बायस्ड नहीं रहना है. डेमोक्रेटिक टर्म मीन्स, ठीक है, ये जो वर्ड आप देखते हो, दिस टर्म implies that the Constitution of India, it has, write it down, and it has an established form of constitution. ठीक है, it has an established form of constitution which gets its authority from the will of people, which is expressed in, किसके कहां पर एक्सप्रेस किया जाता है? The will of people expressed in election. ठीक है, इलेक्शन के दौरान लोगों की जो थिंकिंग है, जो उनकी चॉइस है, जो उनका फैसला है, वो एक्सप्रेस किया जाता है, और उसको एक्सेप्ट करना ही डेमोक्रेसी है. When the will of people prevails through election, that is democracy. उसको हम डेमोक्रेसी कहेंगे. So democratic means Constitution of India has an established form of constitution which gets its authority. कहां से authority आ रही है Constitution की? Will of people से, and which is expressed in election. कहां expressed होता है will of people? Election में. ठीक है, डेमोक्रेटिक वर्ड समझ आ गया सबको. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड डेमोक्रेटिक विच इज यूज्ड इन द प्रीएम्बल, इट्स अ ब्रॉडर टर्म. ये एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है. ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट जस्ट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. ये सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं है. वी ऑल्सो हैव सोशल डेमोक्रेसी, वी ऑल्सो हैव इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं है थ्रू इलेक्शन, राइट? We also have social democracy. We also have economic democracy. So it is a broader term. PSE इसके अंदर included है. Political democracy भी है, society में भी freedom है, economic democracy भी है. ठीक है, इतनी बात सबको समझ आ गई? Please let me know if this much is clear.
ओके, नाउ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं दिस स्टेटमेंट इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी would kill individual initiative. What do you understand by this term? इस टर्म का मतलब आप क्या समझते हैं, जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन में. इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी, दिस टर्म वाज गिवन बाय बी आर अम्बेडकर. ये जो स्टेटमेंट है ना, बी आर अम्बेडकर जी ने दी थी. इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी वुड किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव. व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट का मतलब आपकी तरफ से क्या है, जल्दी से बताएं. Equality is given to all in the society, but without liberty would kill individual initiative. आप जो भी इनिशिएटिव लाइफ में लोगे, तो सोसाइटी में लोगे, लिबर्टी के बिना, भले इक्वालिटी है, लिबर्टी के बिना नहीं काम करेगी. राइट, वेरी गुड अभिषेक, प्रीतम, ताहा, यस. सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस स्टेटमेंट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इक्वालिटी एंड व्हाट इज लिबर्टी. जब हम इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो हमें पहले ये समझना है इक्वालिटी क्या है और लिबर्टी क्या है. राइट, सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज इक्वालिटी. पहले समझ लेते हैं इक्वालिटी क्या है. इक्वालिटी मीन्स दैट नो सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इक्वालिटी का मतलब है नो सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैज एनी स्पेशल यू कैन से प्रिविलेजेस. किसी भी सेक्शन की सोसाइटी के पास स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं है. एंड ऑल द people have been given equal opportunities. सभी लोगों को equal opportunities मिली हैं. ठीक है, सोसाइटी में विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी भेदभाव को किए बिना सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिली हैं. उसी को हम बोलते हैं, दैट इज नोन एज योर इक्वालिटी. इस टर्म को हम बोलेंगे इक्वालिटी. दैट इज इक्वालिटी. ठीक है, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ. लॉ की नजरों में सब इक्वल हैं. ठीक है, क्लियर, दिस इज इक्वालिटी. ये हो गया इक्वालिटी की डेफिनेशन. ठीक है, नाउ सेकंड वर्ड इज लिबर्टी. लिबर्टी की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय लिबर्टी? So this is the definition of equality. No section of society has any special privileges and all the people have been given equal opportunities without the element of discrimination. That is the meaning of equality. And if you see that somewhere in the society or in your house there is no equality, you have to fight against it. Okay, then comes liberty. अब आती है बात liberty की. So the term liberty means, write it down, freedom for the people. It means freedom for the people to choose their way of life. ठीक है, to choose their way of life. Now in many families there is lack of liberty also. बहुत सी families में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता, mothers को सिर्फ किचन तक confine करके रखा जाता है. Right? So in many families there is no liberty. Again the fault lies with, fault कहाँ है? हमारी thinking में. If we are not taking step against this in our own house, then we are not going to change anything in the society. अगर आप अपने घर में चेंज नहीं ला सकते तो बाहर डेफिनेटली नहीं ला सकते, क्योंकि घर के लोग आपके जाने, आप उनको जानते हो. यू अंडरस्टैंड द पीपल इन योर हाउस वेरी, यू कैन से स्ट्रांगली, राइट. बट इफ यू कैन नॉट चेंज देयर माइंडसेट, हाउ कैन यू चेंज द माइंडसेट ऑफ द स्ट्रेंजर इन द सोसाइटी? जब घर के अपनों का ही माइंडसेट आप बदल नहीं सकते, तो बाहर जो स्ट्रेंजर है सोसाइटी में, उनका कैसे बदल पाओगे? भले आप अथॉरिटी की पोजीशन पे हो, एक आईएएस ऑफिसर हो, आप बोल दोगे, पनिश कर दोगे, पर थिंकिंग चेंज नहीं कर पाओगे जब तक आप अपने घर में ये इंप्लीमेंट नहीं कर लेते. ठीक है, सो लिबर्टी मीन्स फ्रीडम फॉर द पीपल टू चूज देयर वे ऑफ लाइफ. सो ब्रिंग लिबर्टी इन योर हाउस फर्स्ट, then you will understand how liberty can be brought forward into the society as an administrator. जब अपने घर में लिबर्टी क्वालिटी का आप इम्प्लीमेंट करोगे ना, तब आप सीखोगे कि मैं बाहर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ. चेंज बिगिंस विद यू. आपके साथ चेंज शुरू होता है. ठीक है, और कहीं से नहीं. ये कहने वाली बातें नहीं है, ये करने वाली बातें हैं. ये करना है आपको आज से ही. ठीक है, सो इट मीन्स दैट people are free to choose their way of life. They can have their own political opinion. अपने खुद के political opinion उनके हो सकते हैं, right? They can have their own behavior in the society, but not at the cost of the others. अब आप बोलोगे कि अपना खुद का behavior हो सकता है तो हम कैसे भी behave करें? नहीं, आपका behavior ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाला hurt हो. ठीक है, आपका behavior अपने मर्यादा में होना चाहिए. You should have your
ओन लिमिट्स, उस लिमिट के बाहर जाकर अगर आप एक्ट करोगे, सामने वाला हर्ट हुआ, दैट इज पनिशेबल, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। सो योर बिहेवियर, यू कैन लिव द वे यू वांट टू लिव बट विदाउट हार्मिंग अदर्स, नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स, ठीक है, दैट इज लिबर्टी, उसका मतलब होता है लिबर्टी। यहाँ पर बात सबको समझ आ रही है क्या? मैं मान सकती हूँ कि आप लोगों को ये टर्म समझ आ रहा है, नॉट जस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर। यू आर गोइंग टू बी द फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर्स। अगर आप इसको सिर्फ रट लोगे, वेस्ट है पढ़ाना मेरा, बट अगर इसको समझ के आज से इंप्लीमेंट करना शुरू करोगे तब कुछ बात बनती है, ठीक है, समझ गए? ऑल राइट, नाउ कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड, फ्रेटर्निटी। अब आ जाता है नेक्स्ट वर्ड आपका फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, इट मीन्स फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। रिमेंबर व्हेन यू वर इन स्कूल, राइट, यू हैड अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, आपके कुछ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हुआ करते होंगे, एंड यू यूज्ड टू फील वेरी कंफर्टेबल विद दोज फ्रेंड्स। मान लो आपका पूरा गैंग है लड़कियों का या लड़कों का, आपका छोटा सा गैंग बना हुआ है क्लास में, एक ब्रदरहुड की, एक यूनिटी की फीलिंग आती थी ना गैंग के साथ। इफ यू आर गेटिंग पनिश, यू आर गेटिंग पनिश टुगेदर, you are eating lunch together, that was a feeling of brotherhood, right? That is fraternity. That same feeling you should have for the rest of the people in the society, that is fraternity. छोटे से स्कूल में गैंग में आपकी फीलिंग आ रही है कि हाँ ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे यार हैं, ठीक है, वो तो ठीक है अपनी जगह, छोटे थे आप। जब आप बड़े हो जाते हो, जब आप लोगों के प्रति ये फीलिंग डेवलप करते हो, राइट, वो फ्रेटर्निटी कहलाता है। when you are developing this feeling for the other people in the society, that is fraternity. and होता क्या है, रोड रेज में आप देखते हो फ्रेटर्निटी की ऐसी तैसी हो जाती है। in the examples of road rage you might have seen fraternity getting beaten. होता क्या है, रोड रेज होता है, जरा सा स्क्रैच आ गया गाड़ी पे, वही अपनी गाड़ी से निकलकर गाली देना शुरू, राइट। स्कूटर का जरा सा साइड का हैंडल हल्का सा टेढ़ा हो गया, या वह हल्का सा पीछे से किसी ने स्क्रैच भी कर दिया, ठोक भी दिया हल्का सा कि थोड़ा सा जर्क आया है, उसी में निकल के गालियां देना शुरू, मारना पीटना शुरू, ठीक है। तो दिस शोज लैक ऑफ फ्रेटर्निटी इन द सोसाइटी, ठीक है। इससे पता चलता है कि फ्रेटर्निटी की कितनी कमी है हमारी सोसाइटी में, राइट, समझ आ रही है बात सबको, ठीक है। Fraternity, if you have this feeling in your heart, it helps to promote, write it down, it helps to promote dignity and it helps to promote unity in the nation, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई तो मुझे प्लीज बताएं। if this much is clear, please let me know, ठीक है। so fraternity, liberty and equality are the objectives of the preamble, ठीक है। हमारे प्रीएम्बल के अगर आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर प्रीएम्बल, इट इज फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी एंड लिबर्टी, दीज आर द थ्री ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर प्रीएम्बल, अचीविंग इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी इन द सोसाइटी, ठीक है, क्लियर। अगर मैं बोलूं कि इक्वालिटी नहीं है सोसाइटी में पर लिबर्टी है, तो क्या वो सोसाइटी आइडियल सोसाइटी होगी? इफ आई ask that in a society there is no equality but there is liberty, will that be a good society? No, because then there will be dominance. क्या हो जाएगा? dominance हो जाएगा, discrimination हो जाएगा। equality है नहीं, अपने मन से लोग जी रहे हैं, वो dominance, chaos, एक chaotic society की रचना हो जाएगी। there will be a mess in the society, right? so we need a balance of these two. हम ये भी नहीं बोल सकते कि इक्वालिटी है लिबर्टी नहीं, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। फिर क्या हो जाएगा? सुपरफिशियल सोसाइटी हो जाएगी, नाम की इक्वालिटी है, कोई अपने मन की तो कर ही नहीं पा रहा, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं एक बैलेंस होना चाहिए। लिबर्टी मतलब अपने मन की कर सकते हो विदाउट हार्मिंग अदर्स, इक्वालिटी मीन्स कि सबको इक्वल रिस्पेक्ट दी जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए, ठीक है, क्लियर। नाउ कमिंग ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड दैट इज जस्टिस। अब बात करते हैं जस्टिस की। Now justice has 3 elements. Justice के ना 3 elements होते हैं, ठीक है। First element is known as social justice. Second element is known as the economic justice. Third element is known as the political justice. Third element क्या होता है? Political justice. Social justice means when the constitution wants to create a society विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, एक ऐसी सोसाइटी जहां पर किसी तरीके का भेदभाव नहीं है, अ सोसाइटी वेयर देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड्स लाइक कास्ट, क्रीड, जेंडर एटसेट्रा। इकोनॉमिक जस्टिस इज
It means no discrimination, write it down, no discrimination, ठीक है, on the basis of wealth or income or economic status of a person. Okay, and political justice means that all the people they have equal, they have free and they have fair right without any discrimination to participate in political opportunities. मतलब आप चाहो तो आप भी सीट आपको भी मिल सकती है और आप भी political opportunities में भाग ले सकते हो, right? So you are free, you have the fair right, you have equal rights to participate in any political opportunity, that is political justice. इतनी बात समझ आ गई तो प्लीज बताएं. ये टर्म क्लियर हो गया. नाउ द लास्ट टर्म इज नोन एज रिपब्लिक. लास्ट आपका टर्म आता है रिपब्लिक. सो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रिपब्लिक? रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? बेसिकली यू कैन कैटेगराइज अ डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक पॉलिटी इनटू टू पार्ट्स. एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी को ना आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है. फर्स्ट पार्ट विल बी नोन एज मोनार्की, ठीक है. सेकेंड पार्ट विल बी नोन एज रिपब्लिक. सेकेंड पार्ट हो जाता है आपका रिपब्लिक. नाउ मोनार्की मीन्स व्हेन अ क्वीन और अ किंग इज द हेड ऑफ द स्टेट. जब हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? कोई क्वीन या किंग, ठीक है, दैट इज मोनार्की. So in a monarchy, the head of the state enjoys hereditary position. If I am the queen, the next queen or king will be my son or my daughter. That will be hereditary in nature. ठीक है. For example, ब्रिटेन, जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका ब्रिटेन. But in a republic, जब हम रिपब्लिक की बात करते हैं, here the head of state is always elected directly और इनडायरेक्टली. या तो डायरेक्टली इलेक्ट होगा या इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स्ड पीरियड. एक फिक्स्ड पीरियड के लिए हेड ऑफ द स्टेट को इलेक्ट किया जाएगा. फॉर एग्जांपल यूएसए, इसका एग्जांपल हो जाएगा यूएसए. ठीक है, क्लियर. सो द टर्म रिपब्लिक इन आवर प्रीएम्बल इंडिकेट्स दैट इंडिया हैज एन इलेक्टेड हेड विच इज कॉल्ड द प्रेसिडेंट. इंडिया में जो इलेक्टेड हेड है उसको क्या बोलते हैं? द इलेक्टेड हेड इन इंडिया इज नोन एज President. He is appointed for a fixed period of time. He is elected indirectly for a fixed period of time. That is republic. उसको हम republic बोलेंगे. That is the meaning of republic in our preamble. ठीक है? This much is clear. So this was all about the preamble. ये हो गए आपके important points preamble के ऊपर. आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो जरूर मुझे बताइएगा comment section में. ठीक है? Also, if you enjoyed these classes, you want to take subscription for 1 month, 2 month, 3 month, 6 month, you can use this code Sharma20, which will fetch you 10% discount, जो आपको 10% discount fetch भी करेगा. ठीक है? Clear? So on this note, we are wrapping up the session. Thank you everyone for participating in the class.